जय भीम, जय भारत दोस्तों। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा अछूत कौन है, हु आर अनटचेबल्स। साथियों, भारत के इस देश के संविधान में एक आर्टिकल 17 का प्रावधान रखा गया है शुरुआत से ही, और अनटचेबिलिटी को अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया है। ऐसा क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या है, हम इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। और बाबा साहब की एक बड़ी फेमस किताब है हु आर अनटचेबल्स, वही हमारा विषय बिंदु रहेगा। और आज के संदर्भ रहेंगे बाबा साहब का राइटिंग एंड स्पीचेस। साथ में मैं संदर्भ में लेना चाहूँगा G.W. ब्रिग्स की द चमार्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और इन्हीं को संदर्भ मानते हुए आज अपनी चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, एक सवाल पूछा जाता कि अछूत क्यों है, कुछ लोगों को समाज के अंदर अछूत क्यों बना के रखा गया है, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार क्यों होता है, तब भी और आज भी। साथियों, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन एक छोटा सा जवाब इसका। G.W. ब्रिग्स 1920 में अपनी किताब लिखते हैं द चमार्स, और उस किताब के अंदर वो सब कुछ लिखा जाता है जो हमें बतलाया गया था कि साहब आप अछूत क्यों हैं। ब्रिग्स साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि ये वो लोग हैं, ये वो जातियां हैं, चिन्हित कबीले हैं जो गंदा काम करते हैं। गंदा काम करने से मैला उठाते हैं, मरे हुए जानवर की खाल उतारते हैं, झाड़ू पोछा करना, इस तरह के जॉब जो करते हैं। बोले इन लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार होता है। बहुत आसान है कह देना, और समाज में लोग इसको बहुत आराम से मान भी लेते हैं। जब उन्हें समाज में बताया जाता है कि साहब आप ये सब गंदे काम करते थे, तो बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, हाँ कि इसलिए ये हम लोग अछूत समझे जाते हैं समाज में। साथियों, 1920 में G.W. ब्रिग्स ने जो लिखा वो इस समाज की आवाज़ थी, स्वर्ण समाज की आवाज़ थी, जिस तरीके से वो हमें बतलाया जाता कि आपके साथ ये छुआछूत का व्यवहार क्यों होता है। इस विषय पे काफ़ी सोचा समझा गया, गहन रिसर्च की गई, और 28 साल बाद 1948 में बाबा साहब ने अपनी किताब हु आर अनटचेबल्स प्रकाशित की। किसी विषय पे जब बाबा साहब शोध करते थे, लगते थे, तो उसमें कोई चीज़ छोड़ते नहीं थे, कोई गुंजाइश कोई ऐसी नहीं छोड़ते थे, ना तो गलती की गुंजाइश थी, ना ही साक्ष्यों की कोई कमी थी कि जिसके आधार पर उन्होंने अपना एक विचार बनाया। साथियों, बाबा साहब अपनी किताब में लिखते हैं, जैसा चिर परिचित अंदाज बाबा साहब का तर्क, उनकी किताबों में, उनकी लेखनी में हमें लॉजिक मिलता है हमेशा। जिस लॉजिक की, विजडम की बात बार बार की जाती है, भगवान बुद्ध के धम्म में भी की जाती है, विजडम, लॉजिक, उसी की बात बाबा साहब लेके चलते हैं। बाबा साहब किताब में सबसे पहले प्रश्न करते हैं कि सर ये गंदे काम जो लोग करते हैं उनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है, तो ये बताइए कि दुनिया में कहाँ कहाँ लोग गंदे काम करते हैं अपने हाथों से, इसी तरीके से जैसे भारतवर्ष में होते हैं। साथियों, वो 1948 का समय था, G.W. ब्रिग्स ने लिखा 1920 का समय था, और अमूमन 1900 ईस्वी के पहले या 1950 के लगभग तक भी अधिकतर विकसित देशों में भी इस तरह के काम जो थे वो आदमियों द्वारा किए जाते थे, मनुष्य द्वारा किए जाते थे, जिन्हें हम गंदे काम की श्रेणी में रख रहे हैं। एनिमल स्लॉटर, टट्टी पेशाब उठाना, सड़कें साफ करना, छोटे जॉब्स, जिन्हें हम छोटे जॉब कहते हैं। बाबा साहब ने समाज के सामने अगला सवाल रखा अपनी किताब के माध्यम से कि अगर छुआछूत भारतवर्ष में है तो ये काम तो बाकी जगह भी होते हैं दुनिया में, तो वहाँ छुआछूत क्यों नहीं है, और है तो कहाँ है। साथियों, देखा गया कि छुआछूत का जो दंश है ये केवल ये भारतीय समाज में, इंडियन सोशल ऑर्डर में पाया जाता है। इस तरह की समस्या दुनिया के और किसी समाज में नहीं पाई जाती। तो बाबा साहब ने कहा कि जब ये गंदे काम, जिन्हें आप तथाकथित गंदे काम कह रहे हैं, इन्हें करने के कारण अगर अछूत बना दिया गया एक समाज को, एक समाज के बहुत बड़े वर्ग को, तो दुनिया में बाकी जगह ऐसा क्यों नहीं हुआ। लगभग पूरी दुनिया में हाथ से ही काम किए जाते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 300 साल, उसके पहले आप चले जाएंगे, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, लोग हाथ से ये सब काम करते थे। मशीनें बहुत बाद में आई हैं, और आज भी दुनिया में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां ये सब काम हाथ से ही होते हैं, मशीनें आज भी नहीं पहुंच पाई। तो सवाल उठता है कि जब उस सवाल का जवाब ही आपके पास नहीं, तो जवाब भी देना पड़ेगा। खाली सवाल एक उठा देना कि साहब दुनिया में कहाँ अछूत हैं, कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, ये सफिशिएंट नहीं है। बाबा साहब के सामने फिर अगला टास्क था कि अब इसके इतिहास को खोजा जाए कि ये अछूत क्यों हैं, कब से हैं, क्या इसका इतिहास है।
साथियों, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भारत के इतिहास को अगर समझना है, इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया जाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक समय शुरू होता है 2900 बीसी से शुरू होके और बृहदत्त की हत्या तक, ये 185 बीसी में बृहदत्त की हत्या हुई। दूसरा काल बांटते हैं बृहदत्त की हत्या के बाद और दारा शिकोह जो औरंगजेब के भाई थे, उन्होंने जो 1629 या 30 में लगभग, मैं डेट कंफर्म नहीं है, उसमें दारा शिकोह की जो हत्या की जाती है, तो एक दूसरा एक टाइम फ्रेम है भारत के इतिहास का। और तीसरा जो हमारा फेज शुरू होता है वो दारा शिकोह की हत्या के बाद। ऐसा कहा जाता है कि बृहदत्त की हत्या ना होती पुष्यमित्र के सूंगे हाथ, या दारा शिकोह की हत्या ना होती, तो इस देश का इतिहास कुछ और होता है। साथियों, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा जवाहरलाल नेहरू जी की लिखी हुई किताब द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री एक संग्रह है चिट्ठियों का, लेटर्स का। करीब 199 चिट्ठियां हैं जो जवाहरलाल नेहरू जी जेल में जब रहे, लगभग 10 साल के अंतरकाल में जब जब वो जेल जाते थे, तो इंदिरा गांधी को चिट्ठियों के माध्यम से दुनिया का इतिहास सिखाते थे, पढ़ाते थे। नेहरू जी ने अपनी किताब में इंट्रोडक्शन में इंदिरा गांधी को लिखा है कि इंदिरा नुई बोलते थे, उनके बचपन का नाम नुई था। नुई, जब आप इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास में तारीखों पर ध्यान मत दो, इतिहास में घटनाओं पर ध्यान दो। इतिहास में घटनाएं अपने आप को रिपीट करती हैं। इतिहास में घटनाओं से आप भविष्य की रणनीति तैयार करें। अगर आप तारीखों पर खाली ध्यान देते रहेंगे तो इतिहास से आपको निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे और भविष्य की कार्य योजना नहीं तैयार कर पाएंगे। और यदि इतिहास पढ़कर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये बेहतर है कि आने वाली कौम कॉमिक्स पढ़े। कम से कम उसके ऊपर इतिहास के पढ़ने का बर्डन तो नहीं रहेगा। कॉमिक्स पढ़िए, आपने पढ़ी और फेंक दी, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, उससे कोई निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं इतिहास में चलते हैं हम लोग। इतिहास का एक दौर इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, भगवान बुद्ध का दौर था, 563 से 483 बीसी। बृहदत्त की हत्या 185 बीसी। साथियों, एक चीनी यात्री फाहियान का नाम हमने सुना है। चीनी यात्री थे जो 399 बीसी में चाइना से चले और लगभग 415 बीसी तक इंडिया में रहे। 6 साल उनको आने में जाने में लगा और 8 साल वो यहाँ रहे। उनका नाम था कुंग। फाहियान उस समय के चीन में एक धार्मिक टाइटल हुआ करता था, जो बौद्ध धर्म के जो धर्मगुरु रहते हैं उन्हें दिया जाता था। और जो बातें बाबा साहब ने कोट की हैं वो सब इंडिपेंडेंट लिटरेचर है। ये मूल रूप से चाइनीज भाषा में छपा है। इसमें कोई कंटामिनेशन की स्थिति नहीं है कि यहाँ छापा गया और उसे खराब कर दिया गया। इसमें फाहियान जब 8 साल इस देश के अंदर रहे और उनका उद्देश्य आने का था बौद्ध धर्म की स्टडी। सम्राट अशोक के काल के बाद ये धर्म इस देश से उठकर पूरी दुनिया में पहुंचा और इस तरीके से पहुंचा, उसने दुनिया को आकर्षित किया कि इस धर्म की स्टडी की जाए, समझा जाए, जाना जाए कि देश में क्या है इस धर्म के अंदर। तो फाहियान आते हैं। फाहियान अपनी किताब में एक जगह लिखते हैं कि इस देश के अंदर एक जाति ऐसी है जिसके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है। चांडाल नाम उन्होंने दिया है। फाहियान के करीब 350 साल बाद 629 से लेकर 641 तक एक दूसरे चीनी यात्री ह्यूंग सेन का हमने नाम सुना है। ह्यूंग सेन भी एक धार्मिक यात्री थे जो बौद्ध धर्म की स्टडी के लिए भारत में आए थे। ह्यूंग सेन भी अपनी किताब लिखते हैं, अपने ट्रैवलो यात्रा वृतांत लिखते हैं। धर्म की स्टडी करी प्लस इस देश को समझा। 8 साल वो भी पूरा घूमते रहे इस देश के अंदर। उन्होंने साथियों अपने किताब में लिखा है कि इस देश में 15 से 17 जातियां ऐसी हैं जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है। आप समझिए, 399 से 415 के बीच में एक जाति, 625-630 के लगभग 15 से 17 जातियां ऐसी थी जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है। क्रोनोलॉजी बन रही है, क्रोनोलॉजी आप हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। साथियों, अगला जो रेफरेंस हम लेंगे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया। 1857 की लड़ाई को ही पहला इंडिपेंडेंस वॉर कहा जाता है। लेकिन इसके बीच में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और एक वीडियो हम इस पर अलग से बनाएंगे। 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव युद्ध हम लोग हमेशा याद करते हैं। और एक और घटना है दोस्तों, 1895-96 तक लगभग भारतीय सेना के अंदर एक स्थिति ऐसी ला दी गई कि जो अछूत जातियां उनका रिक्रूटमेंट बंद कर दिया गया
यहाँ की सेना के अंदर। और ये अद्भुत है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की सेना के लिए। आज भी यदि आप भारतीय सेना के लिए रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल कास्ट को भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये अद्भुत है कि जनरल कास्ट को भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि कहीं बाकी लोग जो अछूत या दूसरी जातियों से ताल्लुक रख रहे हैं वो जनरल बन के इसमें सम्मिलित ना हो जाए, या कम से कम उनका काउंट रहे, गिनती में रहे कि कितने लोग हैं जो इस कैटेगरी के सेना के अंदर आए हैं। भीमा कोरेगांव युद्ध और आर्मी, इंडियन आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट का मामला और एक मार्शल कॉम की जो हम बात करते हैं, इस पर हम अलग से बात करेंगे। बाबा साहब की किताब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसमें काफ़ी कंटेंट दिया हो गया, डेटा के साथ ही हम बात करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण रहे कि भारतीय सेना के अंदर अछूतों की एंट्री बैन कर दी गई, लगभग बैन कर दी गई। और आज भी आज़ाद भारत में 80-90 साल, 70-80 साल बाद भी जनरल कास्ट सर्टिफिकेट भी लोगों को चाहिए अगर आर्मी में जाना है। जनरल कैटेगरी को भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, बहुत बड़ा कारण है, हम इस पर विचार करेंगे अलग से। तो साथियों, मैं अभी इन दोनों के बीच में आता हूँ। 1857 का विद्रोह, 1857 का ऐसा विद्रोह था इस देश के अंदर जिसमें ब्रिटिश जो सरकार थी, जिसके कान खड़े हो गए कि ऐसा उम्मीद नहीं की जाती थी इस देश के अंदर इस तरह कोई क्रांति होगी। लेकिन जब क्रांति हुई तब तक 1857 तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश के ऊपर राज करती थी। लेकिन साथियों, जब 1857 का विद्रोह होता है तो एक विद्रोह के बाद एक खास जो चेंजेस आते हैं राजकाज में ब्रिटेन के, कि महारानी के हाथ में पूरी सत्ता आ जाती है। जो ब्रिटेन का जो राजघराना है वो अपने हाथ में सत्ता ले लेता है, बोले अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगी। ताज्जुब है कि 1857 तक एक कंपनी इस देश पे राज कर रही थी। 1857 के बाद, विद्रोह के बाद, राजघराना अपने हाथ में सत्ता को ले लेता है। और ये देखा जाता है, चिन्हित करने की कोशिश की जाती है इस देश में कि जब विद्रोह हुआ तो क्या सभी ने साथ दिया, या कुछ ऐसा चुनिंदा देखा गया कि कुछ जातियां इस विद्रोह में शामिल थी और बहुत सारी जातियां इस विद्रोह में शामिल नहीं थी। एक ऐसी पेचीदगी थी अंग्रेजों के सामने कि कैसे देखा जाए, कुछ लोग लड़ रहे हैं और कुछ लोग नहीं लड़ रहे हैं। साथियों, 1871 में यहाँ का सामाजिक ताना बाना देखा गया तो 1871 में पहली बार इस देश में जातिगत जनगणना होती है। जातिगत जनगणना का उद्देश्य था ये जानना कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया, जिन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन्हें चिन्हित किया जाए। और उसी की परिणति थी कि धीरे धीरे भारतीय आर्मी फौज में से जो नियुक्तियां थी इन पर्टिकुलर जातियों की जिन्होंने बहुत ज्यादा उत्पाद किया, उनको घटाते चला गया, नियुक्तियां बंद कर दी गई। जो लोग रिटायर हो रहे थे, निकाला नहीं गया, निकालेंगे तो फिर विद्रोह हो जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट के साथ साथ आगे नियुक्तियां बंद कर दी गई, तो प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। और 1890-96 तक प्रतिनिधित्व लगभग शून्य हो गया, और आगे ये ध्यान रखा गया कि इन जातियों की नियुक्तियां ना हो। साथियों, ये वही जातियां थी, 1931 का सेंसस इस देश के अंदर होता है, उसमें चिन्हित किया जाता है इन जातियों को। और इन जातियों को चिन्हित करने के साथ साथ उसमें 3 कैटेगरीज हो आती है। अनटचेबल्स कैटेगरी के अंतर्गत कुछ जातियों को रखा जाता है जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, देन शेड्यूल ट्राइब एंड क्रिमिनल ट्राइब्स। इन 3 कैटेगरीज को अलग रखा जाता है। हिंदुओं के साथ नहीं जोड़ा जाता, मुस्लिम के साथ नहीं जोड़ा जाता, ईसाइयों के साथ नहीं जोड़ा जाता। हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, और ये 3 कैटेगरीज अलग। साथियों, ये जिस अनटचेबल्स की हम बात कर रहे हैं, 1931 की जो जनगणना थी, जो आखिरी जातीय जनगणना इस देश के अंदर हुई थी, यही 1931 की जनगणना आगे चलकर मंडल कमीशन के दौरान ओबीसी के रिजर्वेशन का आधार बनी, जिसमें ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन दिया गया। उसी जनगणना के आधार पर एक गिनती निकाली गई कि साहब लगभग इनका प्रतिनिधित्व कितना। खैर, वो बात अलग है, उस पर अलग से हम लोग बात कर सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं अनटचेबल्स की। साथियों, यहीं से वो जनगणना निकल के आई। इसमें 427 जातियां ऐसी चिन्हित की गई जिनके साथ इस देश के अंदर छुआछूत का व्यवहार होता है। 399 से 415 पाहियान के समय एक जाति, 629 से 643, 645 के लगभग ह्यूमसेन के समय में 15 से 17 जातियां, और 1931 में सेंसस के समय 427 जातियां ऐसी चिन्हित की गई हैं जिनके साथ इस देश में, यहाँ के सोशल ऑर्डर में छुआछूत का व्यवहार होता है। आगे चल के साथियों, भारत का संविधान बनता है और
संविधान जब लागू होता है तो इसमें आर्टिकल 341 रखा जाता है। 341 में चिन्हित किया जाता है, एक लिस्ट है जो शेड्यूल कास्ट, जो कैटेगरी के अंदर जो लोग रखे जिनको माना गया है, उनका एक जाति का ब्यौरा है उसके अंदर। उन्हीं जातियों को शेड्यूल कास्ट माना जाएगा। किन जातियों को शेड्यूल कास्ट माना जाएगा? जो जातियां आर्टिकल 17 से प्रभावित हैं, अनटचेबिलिटी, जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है। तो जिन जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार होता है, उस व्यवहार को अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया आर्टिकल 17 में। लेकिन ये देखा गया कि छुआछूत ये सामाजिक डिसऑर्डर है, तुरंत तो खत्म नहीं होगा, तो इसको एक संरक्षण दिया गया। 341 के माध्यम से वो सूची तैयार की गई। 342 में ये शेड्यूल ट्राइब के लिए सूची तैयार है। तो साथियों, ये तो किस्सा रहा क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट के कैसे इन जातियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता रहा। आज की डेट में करीब 1231 जातियां, क्योंकि हर स्टेट ने अपनी एक अलग लिस्ट तैयार की है। एक जाति इस स्टेट में भी हो सकती है, दूसरे में भी हो सकती है, तो सबको अगर जोड़ा जाए तो लगभग 1231 जातियां ऐसी जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार सामाजिक इंडियन सोशल ऑर्डर में होता रहा है, और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से तमाम बेनिफिट दिए जाते रहे और दिए जाते हैं, दिए जाते रहेंगे जब तक ये छुआछूत खत्म ना हो। आर्टिकल 17 की जब तक आवश्यकता इस देश के संविधान में, तब तक बाकी जो बेनिफिट एक प्रतिनिधित्व के रूप में जो दिए जा रहे हैं, उनकी आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। जब आर्टिकल 17 की आवश्यकता खत्म हो जाएगी तो प्रतिनिधित्व की आवश्यकता भी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये एक अलग विषय है, इस पर फिर बात करेंगे। हम लोग ओबीसी के रिजर्वेशन पे भी बात करेंगे, आर्टिकल 340 की बात करेंगे, 338 की बात करेंगे, मंडल कमीशन की बात करेंगे, काका कालेकर समिति की बात करेंगे। लेकिन आज विषय बिंदु अनटचेबिलिटी। तो साथियों, बाबा साहब ने बड़ा स्पष्ट किया डेटा के साथ, बड़े आंकड़ों के साथ, कि ये जो GW ब्रिक्स कह रहे हैं, या जो इस देश का स्वर्ण समाज कहता है कि आप गंदे काम करते थे इसलिए आपके साथ छुआछूत होता, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा? बृहदत्त की हत्या का वृतांत मैंने बताया कि इस देश के इतिहास को हम लोग बड़े इतिहासकार 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक टाइम था बृहदत्त की हत्या। जब बृहदत्त की हत्या हुई तो बाबा साहब ने इसको नाम दिया प्रतिक्रांति का। बाबा साहब कहते हैं कि जब समाज में कोई क्रांति होती है तो प्रतिक्रांति भी होती है। भगवान बुद्ध के समय, जो भगवान बुद्ध का समय था 563 से 483, भगवान बुद्ध के लिए जो लिटरेचर में मिलता, उन्होंने जो एक नए धम्म का रास्ता हम लोग को दिखाया। उन्होंने 3 चीज का विरोध किया था इस समाज के अंदर। भगवान बुद्ध ने इस धम्म की जब स्थापना की तो 3 चीजें खटक रही थी। उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, उस समय वर्ण व्यवस्था थी। भगवान बुद्ध ने वेदों का भी विरोध किया विभिन्न कारणों से, जो लिटरेचर में देखा जा सकता है। भगवान बुद्ध ने बलि प्रथा का विरोध किया। ये 3 कारण थे जो मुख्य रूप से लिटरेचर में हमें मिलते हैं, बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेज में मिलते हैं, कि इस आधार को आगे लेकर भगवान बुद्ध ने एक अलग धर्म की स्थापना की, एक अलग सिद्धांतों की स्थापना की, जिस पे आदमी चला और चल के एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश में, इस दुनिया के अंदर उस धर्म के उस रास्ते पर चलने लगा। भगवान बुद्ध का धर्म था, उनके जीवन काल में वो भारत देश में फैला, लेकिन जब सम्राट अशोक, एक बड़ा शक्तिशाली आदमी, ने पताका अपने हाथ में ले ली तो वो धर्म पूरे दुनिया में पहुंचा। साथियों, ये धर्म आगे बढ़ता है और एक समय ऐसा आता, छल के साथ, कपट के साथ, जो बृहदत्त थे, जो सेनापति हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य में, उनकी हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और बाबा साहब ने इसका कहा प्रतिक्रांति, के वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति के बाद बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, और बौद्ध धर्म को छल और कपट के साथ इनके सेनापति को मार दिया जाता है, और पुनः जो है वैदिक संस्कृति का आगमन होता है इस देश के अंदर, और फैलना शुरू होता है वैदिक संस्कृति का प्रभाव। साथियों, जो लोग थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसे कहने की जरूरत नहीं थी। वो एक ऐसा समूह है जो भीड़ के साथ चलता है। पहले वो वैदिक संस्कृति में थे किसी भी पायदान पर, फिर वो बौद्धिस्ट हो गए बराबर समानांतर के पायदान पर, लेकिन फिर वैदिक संस्कृति का उद्भव होता है तो वो पुनः जाकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। उन्हें शूद्र कहा जाए, आज की भाषा में कहा जा सकता है। बाबा साहब ने उसके ऊपर भी किताब लिखी है, हु आर शूद्राज, उस पर अलग से हम चर्चा करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। तो ये वो लोग थे जो पुनः, या यूं कहें कि बौद्ध धर्म छोड़ने को तैयार नहीं थे। इन्हें शक्ति, संपत्ति, शिक्षा से दूर किया गया, और जो मेनियल जॉब्स रहते हैं समाज में, गंदे काम रहते हैं, खाल उतारने का काम,
टट्टी पेशाब साफ करने का काम, गंदगी साफ करने का, ये सब इन्हें दे दिए गए। इन्हें अधर्मी कहा गया, जो बौद्धिस्ट थे इन्हें अधर्मी कहा गया, और धीरे 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 जब अधर्मी कहा गया तो इनको इनके साथ छुआछूत का व्यवहार होने लगा। इनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं थे, गांव में रह रहे हैं तो एक किनारे पे इनको मकान रहने के लिए दे दिया गया। जब आपके पास शक्ति से आपको वंचित कर दिया गया तो गांव में खदेड़ दिया गया। जनरली आप जाएंगे साउथ वेस्ट कॉर्नर में, अछूत जो सो कॉल अनटचेबल जो जाती हैं, साउथ वेस्ट कॉर्नर जो सबसे गर्म रहता है गांव का किनारा या किसी भी शहर का किनारा या हमारे मकान का किनारा, वहां इन्हें रहने के लिए छोटी छोटी जगह दे दी गई, जहां गलियों में ये लोग अपना जीवन बसर कर रहे थे, और खाने के लिए इनके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे। मरे हुए जानवर का खाल उतारेंगे, मांस खाएंगे, या फिर गोबरी, हम लोगों ने शब्द सुना है कि गाय भैंस जो उस जमाने में उन्हें गेहूं खिलाया जाता था, उनके गोबर के साथ जो दाने निकल के आ जाते थे उसको छान के खाया करते थे। ये स्थिति हो गई थी। जब आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास शक्ति नहीं है, आपके पास संपत्ति नहीं है, तो किसी भी समाज का हश्र होगा। और धीरे धीरे अधार्मिक होने बना के इनको धीरे धीरे इन वर्ग के साथ, जिसने भगवान बुद्ध के रास्ते को कभी नहीं छोड़ा, धीरे 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 इनके साथ छुआछूत का व्यवहार होने लगा। क्योंकि जब धर्म आ गया तो अधर्म का मामला जब है तो आपके साथ छुआछूत शुरू हो सकती है। वही क्रोनोलॉजी हम लोग देखते हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। हम लोग 399 फाहियान की बात करते हैं, ह्यूमसेन की बात करते हैं, फिर हम लोग आगे आते हैं। बख्तियार खिलजी ने 1197 में जो नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी सेंटर था। ये दुर्भाग्य है साथियों, जिस समय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बनाए जा रहे थे दुनिया में, आज से 800 साढ़े 800 साल पहले, उससे 50 साल पहले हमने अपना नालंदा जला दिया, जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में थी। नालंदा बौद्धिस्ट स्टडी सेंटर था, हालांकि वहाँ बाकी सब धर्मों की भी स्टडीज होती थी, लेकिन मूल रूप से बौद्धिस्ट स्टडी सेंटर, उसको जला दिया गया। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की हम बात करते हैं, वो लगभग 1200 साढ़े 1200 ईस्वी में बनाए गए। हम पिछड़ते चले गए शिक्षा में, ये देश शिक्षा में पिछड़ता चला गया। और उसकी परिणति क्या हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा, लगभग 20-22% पूरी आबादी का एक वर्ग ऐसा निकाल के बाहर कर दिया गया, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसके पास संपत्ति नहीं है, रोजगार के कोई अवसर नहीं है, उनको अछूत बनाकर रख दिया गया। आप समाज के बीच में नहीं आ सकते, आप शहरों में नहीं आ सकते, आप गलियों में नहीं चल सकते, आपकी परछाई किसी के ऊपर ना गिर जाए। यही वो समाज था। आगे चलकर 1871 की जो जनगणना हुई, 427 जातियां चिन्हित की गई, जिसमें आगे चले भारत का संविधान बनता है। 341 आर्टिकल जो इसमें है, उसमें एक अनुसूची दी गई है, जिसमें 1231 जातियां ऐसी चिन्हित की गई जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है। यही वो जातियां थी जिनके लिए आर्टिकल 17 रखा गया, एक अद्भुत आर्टिकल है जो दुनिया में कहीं रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये जो कुरीति है छुआछूत की, अनटचेबिलिटी की, ऐसा नहीं, ये भारत में जहां जहां भारतीय गए इसको साथ लेकर गए। ये भी बाबा साहब ने तभी कहा था कि हम भारतीय जहां भी दुनिया में जिस कोने में जाएंगे, इस कुरीति को अपने साथ लेके जाएंगे। और आज देखा जा रहा है दुनिया में, हमारे बच्चे, हमारे लोग जो बाहर विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में तमाम केसेस आते हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में, आप तमाम केसेस देखिए कि जब 2 भारतीय रहते हैं तो भारतीय रहते हैं, जब 3 भारतीय हो जाते हैं तो जाति में बढ़ जाते हैं, और जब जाति में बढ़ जाते हैं तो ऊंच नीच शुरू हो जाती है। यही दंश है इस समाज का, यही दंश है कि यहाँ हम लोगों ने ना पहले ना आज, हम लोग बराबरी, समानता के सिद्धांत को नहीं मानते। हम समानता के सिद्धांत पर विश्वास करें, समानता के सिद्धांत को माने, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि भारत विश्व गुरु ना बने। हमें सोचना होगा साथियों, बार बार सोचना होगा। हमें GW ब्रिक्स को उठाकर एक तरफ रखना पड़ेगा। उनकी थ्योरी काम नहीं कर रही है। जो पढ़ाया गया है कि सब गंदे काम करते हैं, वो थ्योरी काम नहीं कर रही है। जो हमारे लोग, मेरे समाज के लोग अच्छे काम करते हैं, IAS हैं, IPS हैं, नेता हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ भी छुआछूत होती है। उनके सामने कोई नहीं कहेगा, लेकिन पीछे जरूर कहते हैं। ये होता रहेगा जब तक समाज इस पे परिचर्चा करने को तैयार नहीं होगा, जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा दिल से, अंतरात्मा से जब तक बदलाव नहीं आएगा। वो संगठन, वो शक्ति जो एक देश में प्रत्येक नागरिक के अंदर होनी चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो नहीं आ पाएगी। जब आप बराबर ही नहीं समझते, हमें साथ ही नहीं लेकर चलना चाहते, तो फिर इजराइल कैसे बनेंगे? उस संगठन की कैसे बात करेंगे जो इजराइल में हर आदमी मरने के लिए तैयार है? आप मरने को तैयार है, लेकिन हमसे अलग मरने को तैयार है। क्यों? क्योंकि जब आप मरेंगे तो आपका शमशान घाट अलग होगा, जब हम मरेंगे तो हमारा अलग होगा। आप कहीं भी देख लीजिए, गाँव में जाकर
बहुत सारे गांव आपको ऐसे मिलेंगे आज भी इस देश के अंदर जहां शमशान घाट अलग है। आपको मरने के बाद भी नसीब नहीं है एक साथ मरना। मैं बार बार कहता हूं, अंतर्विरोध के साथ हम जीते हैं, उसके बाद भी इतनी यूनिटी है हम लोगों के अंदर, इतना खूबसूरत है हमारा देश। बस ये कुछ कमियां हैं जिस पर आज नहीं तो कल चर्चा परिचर्चा हमें करनी होगी। और ये सब चीज़ें, आर्टिकल 17 जैसी स्थिति जो इस देश के अंदर संविधान में है, वो जब तक नहीं हटेगा, और हटेगा नहीं, हटाया जा सकता, लेकिन जब तक सामाजिक रूप से परिवर्तन नहीं होगा, सामाजिक परिवर्तन के बाद जब उसकी आवश्यकता वो निष्प्रभावी हो जाएगा। आर्टिकल 370 की तरह तब आप उसे हटा दीजिए। 370 जिस तरीके से हटा ऐसे ही आर्टिकल 17 हटेगा, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के बाद तो बाकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिसकी वजह से समाज में बहुत बड़ा वर्ग जो है दंश झेल रहा है आज भी, अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का, जाति के नाम पर। बस इसी बात यहीं मैं अपनी बात को आज समाप्त करता हूँ। काफ़ी लंबा हो गया चैप्टर, और मेरी पिछले जो वीडियो थी मैं अपने परम आदरणीय सांसद नगीना भाई चंद्रशेखर जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जवाब दिया है मीडिया के सामने आकर रोनी केस में, उनके इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद उनका। अगली वीडियो साथियों हम लोग कोरेगांव के ऊपर बनाएंगे, भीमा कोरेगांव, और ये जो आर्मी में जो नियुक्तियों की बात करी है इसके ऊपर हम लोग बात करना चाहेंगे। रिजर्वेशन के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, कुछ और बिंदु हम लोग लेते रहेंगे। और मैं चाहूंगा कमेंट में अगर कोई ऐसा चीज है जो बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस से जुड़ा हुआ है, जिसको स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है, नटशेल एक आम आदमी की भाषा में समझने की आवश्यकता, वो आप दीजिए, उसको हम पढ़ते हैं और समाज के साथ डिस्कस करते हैं, चीजों को लाया जाए। नवोदय, जय भीम।